हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी हिंदी साहित्य की यूनिट वाइज सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 110 तक के प्रश्न हम यूनिट 1 भाषा विज्ञान के करवा चुके हैं और आज उसके आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले कि हम जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पहले एक पेज हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग इसके पहले की वीडियो जो भी हैं वो देख चुके होंगे, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ किताबों के नाम हैं और उसके रचनाकार हैं, कृतिकार का नाम है, तो इसको हम पहले देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। और ये किसी भी एग्जाम में, अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट दे रहे हैं, टीएचडी पीएचडी दे रहे हैं, बिहार टीचर दे रहे हैं, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, श्रावकाचार्य जो है उन्होंने देवसेन श्रावकाचार्य जी ने लिखा है। पौमचरियु लिखा है स्वयंभू ने, पौमचरियु स्वयंभू ने लिखा है। रिठणेमी रचियु ये भी स्वयंभू का है, और स्वयंभू छंद ये भी स्वयंभू ने लिखा है। महापुराण पुष्पदंत ने लिखा है। जसहर चरियु ये पुष्पदंत की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। पाहुर दोहा राम सिंह की है। परमात्म प्रकाश जो इंदु की है। योग सागर जो इंदु की है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का आपको पता है कि विद्यापति की, और ये औहट भाषा में लिखी है। उपदेश रसायन राशि ये जिंदत सूरी की है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको उम्मीद है कि याद कर लेंगे। आइए अब आगे की प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस टाइप से आपके एग्जाम में हमेशा पूछता रहा और आगे भी पूछता रहेगा, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। इसमें मिलान करना है, भाषा और विकसित हुई है, किस चीज़ से विकसित हुई है ये भी ध्यान में रखना है। जैसे सिंधी भाषा ये ब्राचर अपभ्रंश से विकसित हुई है। पंजाबी टक अपभ्रंश से याद हुई है। देखिए, आप याद कीजिएगा, अगर नहीं याद हो तो पंजाबी लोग हमेशा ट्रक चलाते हैं, तो याद कीजिएगा पंजाबी टक अपभ्रंश से। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से, और अवधी है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 1 अध्याय 17 और धारा 343 का 1। अगला प्रश्न है हमारा कि न किस वर्ग का व्यंजन है, तो ये दंत है, दंत का व्यंजन है न। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था, तो ये प्रसाद ने किया था। जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है। इंदु पत्र का संपादन इन्होंने किया था। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे, तो निराला, मतवाला के संपादक निराला थे। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन किया था, तो श्याम सुंदर दास जी ने किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1900 में हुआ था, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिया था। उनका जो भी संपादक मंडल है उनका कार्यभार उन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धाराम फिलौरी किस प्रांत के निवासी थे, पंजाब। श्रद्धाराम फिलौरी तो पंजाब से थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है कि इनमें से कौन असत्य है, तो राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ इन्हीं की है। गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा, सदल मिश्र नासिकोत्तोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। और मुंशी सदासुखलाल प्रेम सागर नहीं लिखा है इन्होंने, ये शायद ये प्रेम सागर जो ये लल्लू लाल जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। उपदेश रसायन रास किसकी कृति है, तो जिंदत सूरी की है। और अगला है, फिर से मिलान करना है। इसमें ग्रंथ का नाम है और रचनाकार है, तो श्रावकाचार्य देवसेन ने लिखा है। योग सागर जो इंदु की है, जो आगे मैंने फर्स्ट पेज पढ़ाया था आपको। कीर्तिलता विद्यापति की, और पाहुर दोहा राम सिंह की है। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। अष्टायाम की रचना ब्रज भाषा गद्य में करने वाले लेखक कौन थे, तो ये नाभा दास थे, जिन्होंने अष्टायाम की रचना ब्रज भाषा में की थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या था, तो ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। इनमें से आधुनिक काल के कवि कौन है, तो सत्यनारायण कविरत्न आधुनिक काल के कवि हैं। फिर कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, कचहरी में बोल रहा है, तो ये 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में हिंदी नहीं, वहाँ की जो राजभाषा है ये उर्दू और डोगरी है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, तो के लिए। देखिए ये आपको याद करना है, कर्ता ने करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होगा। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जो बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत हुआ है, तो धारा 343। और कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। और राजभाषा अधिनियम पूछेगा तो 1976 में हुआ था।
राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो कौन थे कवि वचन सुधा के संपादक? तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। एक मिनट, इसमें थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न है, इसको हम आगे देखेंगे। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि होता है ना बुक का आंसर गलत रहता है, तो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है, इसको आप याद रखिएगा। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। और निम्न बोलियों के क्षेत्र को उनके अनुसार मिलाना है। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो झांसी में। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेली को मुँह हमने सुनी कहानी थी, तो आपको याद ही होगा। तो बुंदेली झांसी की है। अवधी लखनऊ में बोली जाती है, ब्रज आगरा में बोली जाती है, और कन्नौजी इटावा में। अगला प्रश्न है हमारा, कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? तो कुमायूनी उत्तराखंड में बोली जाती है। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ पे अवधी बोली बोली जाती है। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो खड़ी बोली। मेरठ में ये खड़ी बोली बोला जाता है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रयोग किया गया था। इनमें से जन संचार का माध्यम कौन नहीं है? देखिए, इनमें से जन संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? तो टीवी है, रेडियो भी है, और इंटरनेट तो है ही है। तो टेलीफोन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टेलीफोन नहीं होगा। कौन सा कथन असत्य है? तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, ये असत्य है, बाकी सभी सही है। भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, और एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, बिल्कुल सही है। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं, ये भी सही है। तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। देखिए, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये और दो भाषाओं के बीच में बोधगम्यता होती, फिर भी इसका ऑप्शन यही होगा। अगला है 141, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? तो 11 स्वर ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में। अगला है, इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? तो जो अ और अह होता है, अंगा अ के ऊपर बिंदु होता है ना, और अह, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। और ये जो श देख रहे हैं आप, तालाविश मूर्धन्य दंस, तो इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? तो जो 18 लिखा हुआ ये इसमें अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी शब्द छाटिए। तो इसमें अशुद्ध है गए, हुए, पढ़ाई, लीजिए में गए जो ये अशुद्ध वर्तनी है। 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसको याद कीजिएगा कि गोकुल मतलब जहाँ पे हम लोग गोकुलनाथ, गोकुल किसके लिए होते हैं? गाय को। तो गोकुल मतलब 84 गायें हैं वहाँ पे। गोकुलनाथ 84 गायें हैं गोकुल में, ऐसे याद करिए, गोकुल में 84 गायें हैं। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा, तो ये तो राष्ट्रभाषा है ही। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत, ये भी है। विस्तृत शब्द भंडार होने ही चाहिए। लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा, उसको हम राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हम उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 351 में है। और 343 में क्या है कि हमारी जो भाषा है वह हमारी जो मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी हिंदी को सम्मानित किया गया है, ये अनुच्छेद 343 में है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी निकालते थे। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो मानक भाषा। मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। अगला है हमारा, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा मानक भाषा। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? तो 14 सितंबर 1949 को, याद करिएगा, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हमारा प्रस्ताव पास हुआ था। ये नहीं पूछ रहा है कि कब बनाया था, प्रस्ताव पास हुआ था। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फुलौरी हैं। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? पूछ रहा है, नहीं था। तो लक्ष्मण सिंह का नहीं था। सदल मिश्र थे, लल्लू लाल थे, और इंसाला खान थे। सदल मिश्र का नहीं था इनसे संबंध। इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? तो चंदा यानी मुल्ला दाऊद की है। मधुमालती किसकी है? हंस जवाहिर किसकी और मृगावती किसकी है? ये सब भी आपको याद रखना है। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन थे? तो ये राम प्रसाद निरंजनी थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ये कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र माना जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इन्होंने ही स्कूलों में हिंदी को प्रवेश दिलाई थी, याद रखिएगा ये। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं था? तो जो छ है ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि छ तो आपको पता है कि ये दो के मिलने से बना है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? तो जो ढ है ये मूर्धन्य वर्ग का है।
अगला, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि में नहीं है। देखिए, स्पष्टता तो होती है, निश्चितता भी होती है और नियतता भी होती है, लेकिन ध्वन्यात्मकता नहीं होती इसमें। अमीर खुसरो का काल क्या था? तो ये 13वीं सदी था अमीर खुसरो का। इनमें से कौन ब्रज भाषा के कवि नहीं हैं? तो भूषण ब्रज भाषा के कवि हैं, देव हैं, नरोत्तम दास हैं, लेकिन लाल दास ब्रज भाषा के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बांगरू बोली बोली जाती है। क्वेश्चन है हमारा कि हतो, हते, हती किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में है? तो ये बुंदेली में होती है। इया वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो अवधि में। जैसे हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना कि इया वा, ये सब प्रत्यय लगा रहता है, तो इसको अवधि में बोलते हैं। रीवा, दमोहा, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? ये बघेली। रीवा ये यहाँ पे बघेली बोला जाता है। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? तो ब्रज भाषा की बोली औकारांत है। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो ये भी ब्रज भाषा में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। इसको याद रखिएगा, ये भी बार बार प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इसको किसने लिखा था? हरिऔध ने लिखा था। प्रिय प्रवास का रचनाकाल क्या है? तो 1914 में लिखा गया था प्रिय प्रवास। और कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? तो ये श्रीधर पाठक की है। कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की है। और भारत भारती के रचनाकार कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी याद रखना है। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? तो छायावादी युग में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग ज्यादा हुआ। प्रश्न है हमारा कि जो अज्ञेय हैं वो किस काल के कवि हैं? तो अज्ञेय प्रयोगवादी काल के कवि हैं, प्रयोगवादी युग के हैं। शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? तो ये संभाव्य वर्तमान। देखिए, बोलने से ही लग रहा है शायद, यानी कि संभावना है, तो ये संभाव्य वर्तमान होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। ये पहले बोल रहा है कि अगर तुम मतलब काम हो चुका है, वो उससे बोल रहा है कि यदि तुम आते तो मैं जाता। तो ये है हेतु, हेतुमद भूत, यानी कि भूतकाल में ये हो चुका है। अगर वो आया रहता तो वो जाता, वो आया नहीं तो इसलिए वो गया नहीं, तो ये तो बीत चुका है ना, तो भूत हो जाएगा। अगला है हमारा वह जाए तो मैं जाऊं, यानी कि यहाँ पे संभावना है कि वह जैसे जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे भविष्यत की बात हो रही है, तो इसमें है हेतु, हेतुमद भविष्यत। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो जो मगही है ये बिहारी हिंदी की है। मैं बार बार बोलती हैं कि बिहारी हिंदी का है मैम भी, यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोली है। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? तो जो र है यह द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्ण है पानी शब्द में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार इसमें बोल रहा है कि ख श्रेणी का राज्य है? तो जो गुजरात है ये हमारा ख श्रेणी में आता है, कल ही हम लोग पढ़े थे ख श्रेणी में। और हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी में आता है। फिर तमिलनाडु हमारा ये ग श्रेणी में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश क में आएगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में से सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो हिंदी एवं अंग्रेजी में ख श्रेणी में करती है। फिर राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो इंदू पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये असर्शन और रीजन वाला, यानी कि स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके बारे में बताना है। इनमें से सही उत्तर को छांटना है। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती है, द्रविड़ परिवार की नहीं, क्या ये सही है? अगला ये देखिए कि इसमें है फिर तर्क इसका क्या दे रहा है कि द्रविड़ परिवार से संबंध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं और उसका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत मूल निवासी थे, तो बिल्कुल सही है। हम उत्तर भारत में तो हम द्रविड़ भाषा नहीं बोलते हैं और द्रविड़ भाषा कहाँ बोलते हैं? तो दक्षिण भारत में, तो ये दोनों सही है। अगला है हमारे इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता था, ये बिल्कुल सही है। और तर्क इसका दिया है कि हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हो गया था और यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, तो ये भी सही है क्योंकि अपभ्रंश को हम वियोगात्मक भाषा तो कहते ही हैं। इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम में निर्धारित करना है। तो पहले होगा चंदायन, फिर होगा मृगावती, पद्मावत और फिर चित्रावली। देखिए आपको ऐसे याद नहीं होगा, इसलिए आप सबका काल याद कर लीजिए कि चंदायन का कौन सा काल है, प्रकाशन वर्ष है, मृगावती का कब है प्रकाशन, और पद्मावत का कब है, चित्रावली का कब है, तब जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। चाहे आप कितना भी हेरफेर करके देगा तो आप उसको बैठा लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे कि बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाना है फिर से, तो ये मुल्ला दाऊद हो जाएगा इसमें, फिर कुतुबन, फिर जायसी, फिर उस्मान। तो आपको याद करना है सबका काल।
इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचनाकाल के क्रम में सुनिश्चित की जाए तो पद्मावत सबसे पहले, फिर रामचरितमानस, फिर साकेत, और फिर ये देखिए पद्मावत यहाँ पे गलती हो गया, इसके जगह पे यहाँ पे आना चाहिए कामायनी, क्योंकि कामायनी है 1935 में और साकेत है 1931 में। रामचरितमानस का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। पद्मावत देखिए, पद्मावत रामचरितमानस से पहले, और पद्मावत को अवधी का पहला बोला जाता है महाकाव्य, महाकाव्य नहीं, जो अवधी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है पद्मावत, उसके बाद रामचरितमानस आया था। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कहीं पे भी रामचरितमानस और पद्मावत में कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए पहले पद्मावत आया था, बाद में रामचरितमानस की रचना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन, ये भी असर्सन और रीजन का है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत सही है। ये उसका कारण है कि ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीति काल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही और कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। तो ये पूर्ण रूप से सही है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, ए अंशतः सही है और आर पूर्ण सही है। अब इसका 151वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर वो आप लोग भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर अगला इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग अपलोड करेंगे। ये है कि इन कवियों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले फिर श्रीधर पाठक आएंगे, उसके बाद हरिऔध, फिर पंत और फिर आगे आएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो प्लीज़ लाइक कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जब तक लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और मुझे और लाना चाहिए। अदरवाइज़ मेरी भी एग्ज़ाम है तो मैं भी बैठ के पढ़ाई करूँगी फिर। बाय बाय।